नमस्कार बच्चों, मैं प्रदीप कुमार आपका स्वागत करता हूं गया गाइडेंस प्रोग्राम के क्लास 12 के क्रैश कोर्स में। मैं इतिहास का शिक्षक हूं, प्रोजेक्ट शिवा कन्या +2 विद्यालय खिदसराय गया में कार्यरत हूं। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने यह चैप्टर पढ़ाया था NCERT का चैप्टर 2, जिसका नाम था राजा, किसान और नगर 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक, जिसका भाग 1 मैंने पढ़ाया था। आज उसी का भाग 2 मैं पढ़ाने जा रहा हूं। इस चैप्टर से बहुत सारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि मगध में पूरे भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था, जिसमें मगध धीरे धीरे सर्वश्रेष्ठ जनपद बनकर उभरा। शुरुआत में यहाँ हर्यंक वंश का शासन हुआ और आगे चलकर नंद वंश और मौर्य वंश का शासन आरंभ हुआ। नंद वंश और मौर्य वंश के शासन में कई सारी बातें हुई, जिसके बारे में मैं चर्चा कर चुका था। मौर्य वंश का शासन काफ़ी महत्वपूर्ण था, जिसमें इसका कारण यह था कि इसकी सीमाएं अफगानिस्तान तक फैली हुई थी, दक्षिण भारत तक फैली हुई थी, पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत के सौराष्ट्र तक फैली हुई थी। खासकर अशोक के शासनकाल में जो कलिंग अछूता था उसे भी जीत लिया गया था, और अशोक के शिलालेख, बृहदालेख या अन्य अभिलेख पूरे भारतवर्ष और पश्चिमोत्तर प्रांत में प्राप्त हुए हैं। आज हम उसी के भाग 2 में आगे चलते हैं और उसमें हम लोग चलते हैं दक्षिण भारत की ओर। दक्षिण भारत में जब मौर्य वंश का अंत हुआ लगभग 187 ईसा पूर्व के आसपास, तो उसके बाद दक्षिण भारत में भी कई वंशों का उदय हुआ, जिसमें 3 प्रमुख थे, चोल, चेर और पांडे। इन्हें राजवंश भी कहा जाता है और कहीं कहीं इन्हें चोल सरदार, चेर सरदार और पांडे सरदार के नाम से भी जाना जाता है। इन लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में लोगों से कर प्राप्त किए, उनकी रक्षा की, और सामान्यतः जो भी राजवंश आया उसका यही दायित्व था कि अपने क्षेत्रों के अधीन लोगों से कर प्राप्त करें, अपने राज्य की सुरक्षा करें, राज्य का विस्तार करें, राज्य में समृद्धि लाएं। अगला टॉपिक है आपका राजा का दैवीय सिद्धांत के बारे में। यहाँ जो लिखा हुआ है दैविक राजा। दैविक राजा का सिद्धांत, चाहे वह यूनान के शासक हो, चाहे वह ईरान के शासक हो, और आगे चलकर भारत के शासकों ने भी अपनाया। जैसे अशोक के अधिकतर अभिलेख में उसे देवा नाम प्रिय शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी वैसा राजा जो देवताओं के प्रिय था। इसके अलावा जो कुषाण शासक थे उन लोगों ने भी कई उपाधियां अपने आप में घोषित की, जैसे देवपुत्र, अर्थात जो राजा था वह देवता का पुत्र था, उसके अधिकारों को चुनौती नहीं दी जा सकती थी और वह शासन करने के लिए पैदा हुआ था। इस तरह के कई अधिकार और उपाधियां शासकों ने अपनाई थी ताकि प्रजा पर अपना प्रभुत्व बनाए रख सकें। यहाँ एक सिक्का है, यह कुषाण वंश के शासक कनिष्क का सिक्का है और यह सोने का सिक्का है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कनिष्क ने बहुत सारे शुद्ध मात्रा में सोने के सिक्के चढ़ाए थे। यह कनिष्क का चित्र है और उसी अग्रभाग पर और पिछले भाग पर, दूसरे भाग पर चित्र दिखाया गया है देवता का चित्र। यानी इससे यह बताया गया है कि शासक देवताओं के प्रिय थे और देवताओं से उनका समानता था। अब हम लोग चलते हैं बदलता हुआ देहात, यानी जनता में राजा की छवि किस प्रकार की थी। तो कई अभिलेखों से हमें ज्ञात होता है कि किस प्रकार राजा और जनता के बीच का संबंध था, प्रजा जनता के बारे में क्या सोचती थी। परंतु अगर राजा स्वेच्छाचारी हो, निरंकुश हो, अत्याचारी हो, तो निश्चित रूप से प्रजा शासक के बारे में अच्छा विचार नहीं करेगी। जैसे एक दंत कथा है, जातक कथा गंधतिंदु। इस कहानी में बताया गया है कि उस समय का राजा, जो जिस कथा की बात की जा रही है, काफ़ी निरंकुश था, अत्याचारी था। एक बार वह भेष बदलकर जब बाहर निकला तो उसे पता चला कि उसकी प्रजा उसके बारे में बहुत भला बुरा सोचती है, क्योंकि वह अलोकप्रिय शासक था। यहाँ तक कि जानवर का भी वह शोषण करता था, ऐसा इस कथा में लिखा गया है। लेकिन सर्वथा ऐसा नहीं था। जैसे आप मौर्य वंश के काल में देख लें, शुंग वंश के काल में देख लें, कुषाण वंश के काल में देख लें, राजा अपनी जनता की भलाई के लिए बहुत सारे कार्य करते थे और राजा और प्रजा के बीच संबंध भी अच्छा होता था। अगर राजा अच्छा है तो प्रजा भी उनके बारे में अच्छी सोचती थी। अब हम लोग कृषि क्षेत्र की ओर आते हैं कि आखिर जब साम्राज्य बढ़ेगा तो उसके लिए निश्चित रूप से कर की ज़रूरत होगी, और कर का मुख्य आधार कृषि ही होता था। तो कृषि क्षेत्र में अगर विस्तार नहीं किया गया
तो कोई भी साम्राज्य जिसके पास विशाल सेना हो, विशाल शासन क्षेत्र हो, नहीं चल सकता। तो उपज बढ़ाने के कई तरीके थे। जैसे हम लोगों ने सभी ने जाना है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हल का प्रयोग होने लगा, और हल का प्रयोग पहले भी होता था, परंतु हल में फाल के रूप में लोहे का प्रयोग होने लगा, जिससे धरती की खेती करना काफ़ी आसान हो गया। और जब हल में लोहे का प्रयोग हुआ तो निश्चित रूप से उपज काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। यह आपका उत्तर भारत में अधिकांश हुआ, परंतु हर जगह ऐसा नहीं था, ठीक है। और हर जगह ज़मीन भी इतनी नरम नहीं थी कि लोहे के फाल से प्रयोग कृषि आसानी से किया जा सके। इसलिए पंजाब जैसे क्षेत्रों में जहाँ शुष्क ज़मीन थी, वहाँ कुदालों के माध्यम से खेती की जाने लगी। इसके अलावा नहर खुदवाए गए, सिंचाई के लिए कुआं खुदवाए गए, यह व्यक्तिगत तौर पर भी किया गया और सार्वजनिक तौर पर राजा के द्वारा भी किया गया, ताकि कृषि की अधिक से अधिक उपज बढ़ती जाए। परंतु जब कृषि की उपज बढ़ी तो इससे फ़ायदा किसानों को तो हुआ, लेकिन किसानों को कम, और जो बड़े किसान हुए, बड़े जमींदार हुए, उन्हें ज़्यादा हुआ, जिसे यहाँ इस टॉपिक में समझाया गया है ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं। जैसे आज आप अंग्रेज शासन काल में देख लीजिए, जमींदारी प्रथा थी, उसी तरह उस समय यह व्यवस्था थी कि जो छोटे किसान थे वो धीरे धीरे बड़े किसान बन गए, और बड़े किसान और बड़े किसान बन गए, और इस प्रकार किसान जो छोटे किसान रह गए या श्रमिक रह गए, उनका शोषण प्रारंभ हुआ, अर्थात जमीन के बड़े बड़े मालिक हो गए। यह इसमें बताया गया है। भूमिदान और नए संभ्रांत ग्रामीण। भूमिदान की प्रथा राजाओं के बीच काफ़ी प्रचलित थी। भूमिदान करने के कई कारण थे, जिसके बारे में इतिहासकार बताते हैं। भूमिदान इसलिए भी किया जाता था ताकि वैसे क्षेत्र जो अनुपजाऊ हैं या जहां लोग कम बसे हुए हैं, उन क्षेत्रों को किसी को दान में दे दिया जाए, ताकि वहां लोग बच सकें, कृषि की उत्पादकता बढ़ सके। दूसरा यह था कि भूमिदान ब्राह्मणों को भी दिया जाता था, और उन्हें पूरी तरह से उस क्षेत्र में सारे चीज़ों की छूट होती थी। कहने का मतलब है, अगर कोई गांव किसी ब्राह्मण को दान में दिया गया तो वहाँ उस गांव से प्राप्त होने वाला कर, राजस्व या वहाँ की शासन व्यवस्था सभी वह ब्राह्मण देखते थे। राजा का उस पर नियंत्रण बहुत कम होता था। यह भूमिदान की प्रथा थी। भूमिदान करने वाले को अग्रहार और प्राप्त करने वाले को अग्रहारी कहा जाता था। नगर व्यापार। किसी भी साम्राज्य के लिए व्यापार और नगर, यह दो महत्वपूर्ण बातें होती थी। राजा नगर में ही रहता था, उसके दरबारी, मंत्री परिषद सभी नगर में रहते थे, और नगर अक्सर किलेबंद होती थी, और व्यापार का सबसे अच्छा साधन भी नगर ही होता था, जहाँ गांव से, विभिन्न सुदूर क्षेत्रों से लोग आकर व्यापार करते थे। आगे हम लोग चलते हैं अगली टॉपिक की ओर, और वह टॉपिक है नगरीय जनसंख्या के बारे में। चूँकि नगर जैसे जैसे विस्तृत होता गया, उसकी जनसंख्या भी बढ़ती गई। वहाँ राजा, शिल्पकार, व्यापारी, धनी वर्ग, ठीक है, संभ्रांत वर्ग, लोहे के व्यापारी, सभी तरह के चमड़े के व्यापारी, सभी लोग आकर यहाँ रहने लगे थे। उपमहाद्वीपीय और उसके बाहर का व्यापार। भारत में यह सुविधा रही है कि भारत उपमहाद्वीप कहलाता है, और इसका व्यापार चाहे यूनान से हो, चाहे ईरान से हो या चीन से हो, रेशम मार्ग के माध्यम से जुड़ा हुआ था। साथ ही समुद्र मार्ग के माध्यम से भी जुड़ा हुआ था। आप दक्षिण भारत में देख लीजिए तो इन क्षेत्रों से होने वाले व्यापार में भारत को काफ़ी फायदा होता था, और यह व्यापार आज भी चल रहा है, और पहले भी रेशम मार्ग के माध्यम से चलता था। रेशम मार्ग इस क्षेत्रों में था, पश्चिमोत्तर भारत में। यहाँ पर कुछ वंशों का चित्र दिया गया है, जो आप देख लीजिए। जैसे यहाँ कुषाण वंश का शासन हुआ था, ठीक है, तक्षशिला में। आगे चलकर यहाँ देखिए, यहाँ सातवाहन वंश का शासन हुआ था, ठीक है। उसी तरह शक शासक गुजरात के आसपास के क्षेत्रों में, उज्जैन के आसपास के क्षेत्रों में थे। हमने दक्षिण भारत के जिन राज्यों की बात की, उसमें देखिए चोल, चेर, पांडे यहाँ हैं, ये तीनों वंश।
सिक्के और राजा। सिक्का का अध्ययन बहुत ही आवश्यक है इतिहास में, और सिक्के के माध्यम से किसी भी शासन की, किसी भी सभ्यता की या किसी की भी वंश की के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। जैसे हमने अभी कुषाण काल के कनिष्क का सिक्का दिखाया था। इसके अलावा जो प्रारंभिक सिक्के जो हमें प्राप्त हुए, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के थे, वो आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहलाते हैं। और अगर किसी के शासनकाल में सिक्के में सोने की मात्रा ज़्यादा है तो यह अनुमान लगाया जाता है कि वह राज्य ज़्यादा समृद्ध रहा होगा। सिक्के पर राजा का नाम, उसके शासनकाल की तिथि, ये सभी अंकित होता था। सिक्के सोने, तांबे, चांदी, सभी प्रकार के सिक्के जारी किए जाते थे। यह उस राजवंश पर डिपेंड करता था कि उसकी खुशहाली कैसी है। जैसे यहाँ देखिए, ये आहत सिक्के का चित्र यहाँ दिया गया है, जिसे पंचमार्क सिक्के भी कहते हैं। ठीक है, यह गुप्त काल का एक सिक्का है। अक्सर एक सवाल पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कि किस शासक को बिना बजाते हुए सिक्के पर दिखाया गया है, तो वह शासक है समुद्रगुप्त, जो गुप्त वंश का सबसे प्रतापी राजा हम कह सकते हैं था। अब हम लोग यह जानें कि जो भी हमने पहले वीडियो में बताया था आपको कि हम लोगों ने प्राचीन भारत का इतिहास लिखने में अभिलेख का बहुत अधिक मात्रा में सहायता लिया है। चाहे वह अभिलेख सिक्के पर खुदे हों, चाहे प्रस्तर पर खुदे हों, चाहे ताम्रपत्र पर खुदे हों, परंतु उन अभिलेखों को पढ़ा कैसे गया? तो अभिलेख पढ़ने के लिए काफ़ी मेहनत की गई हमारे 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी के विद्वानों द्वारा, अंग्रेज और भारतीय विद्वानों द्वारा। जो भारत में अभिलेख मिले हैं वो मूलतः ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। ब्राह्मी लिपि, मैं यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा ट्रिक बता देता हूँ, अक्सर ये ऑब्जेक्टिव पूछता है, ब्राह्मी लिपि किस तरह से लिखी जाती है। तो ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। जैसे आज हम लोग देवनागरी लिपि हिंदी में लिखते हैं, ब से ब्राह्मी, ब से बाएं से दाएं। तो भारत में जितने भी अभिलेख मिले हैं, खासकर अशोक के, उसकी लिपि ब्राह्मी है। लेकिन भारत से बाहर, जैसे कि आपका पश्चिमोत्तर भारत में, अफगानिस्तान में, वहाँ 3 लिपियों में मिला है, अरमाइक, यूनानी और खरोष्टी लिपि में। तो अरमाइक और यूनानी लिपि की पहचान तो यूनान और के विद्वानों के सहायता से अंग्रेजों ने किया, और भारतीय लिपि, जिसे ब्राह्मी लिपि कहते हैं, उसमें भारतीय विद्वानों की सहायता ली गई। और खरोष्टी लिपि के बारे में भी यूनानी विद्वानों से मिलकर सहायता ली गई। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, यह सीधे ब्राह्मी लिपि के उल्टा है। यह भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। यहाँ देखिए, कुछ जो उस समय लिखे जाते थे शब्द, उसका अर्थ बताया गया है। जैसे इसका, ये चित्र का मतलब है कि यह क है, इस चित्र का मतलब है कि यह च है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये इस तरह का अक्षर है, आप देख रहे हैं ऊपर वाला पहला, तो इसका मतलब है क है। तो कभी कभी लेखकों को या जो अभिलेखों का अध्ययन करते हैं, उन्हें इन चित्रों को समझने में भी काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि कभी कभी अक्षर बहुत अस्पष्ट होते हैं और कभी कभी मिटे हुए भी होते हैं। यह कुछ अभिलेख हैं। यह अशोक स्तंभ है, जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह भी है। ठीक है, अभिलेखीय साक्ष्य की सीमा, जिसके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे थे, हमने बताया कि अभिलेख जो भी प्राप्त होते हैं उसे पढ़ने में काफ़ी समय लगता है। कभी कभी अभिलेख अस्पष्ट होते हैं, और हम कह सकते हैं कि हमें जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक जगह से जो 2-3 अभिलेख मिलते हैं, उसकी भाषा अलग होती है और उस पर राजा का नाम भी अलग अलग होता है। जैसे कहीं अशोक का नाम देवा नाम प्रिय है, कहीं उसके लिए प्रियदर्शी शब्द का प्रयोग किया गया है। तो काफ़ी सावधानी से अभिलेख को अध्ययन कर इतिहासकार उसको आपस में जोड़कर इतिहास को बनाते हैं। यह कालक्रम है कि किस समय कौन सा काल हुआ, पर मैं इस पर ज़्यादा नहीं जाऊंगा। जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसे डाउनलोड करेंगे तो आप स्वयं समझ जाएंगे कि इसमें क्या क्या बातें हैं। मैं अब सीधे आता हूँ प्रश्न पर, क्योंकि यह क्रैश कोर्स है, इसलिए प्रश्न ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपके लिए बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं और यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कुछ क्वेश्चन है, जैसे यहाँ आप देखिए, इंडिका किसकी रचना है, तो मेगास्थनीज की रचना है। आपका आंसर भी तुरंत दिया गया है। ठीक है, निम्न में से कौन महिला संत है, यह अक्सर पूछता है।
इनमें से सभी महिला संत हैं। कभी कभी इनमें से किसी एक का नाम आपको दिया रहेगा, बाकी का नाम नहीं रहेगा, तो आप ये तीनों का नाम याद कर लीजिएगा कि ये तीनों महिला संत हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव बहुत सारे प्रश्न हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा। मैं सब्जेक्टिव की ओर आता हूँ, थोड़ा सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपके सामने मैं डील कर देता हूँ ताकि कुछ प्रश्न लिखने में आपको असुविधा ना हो। जैसे पहला प्रश्न है, आरंभिक ऐतिहासिक नगरों में शिल्प कला के उत्पादन के प्रमाणों की चर्चा कीजिए। हड़प्पा नगरों से यह किस प्रकार अलग था। यहाँ पर जो आरंभिक ऐतिहासिक नगर की बात की गई है वो 600 ईस्वी के आसपास के महाजनपदों के नगर की बात की गई है। हड़प्पा सभ्यता हम लोग जानते हैं 2650 ईसा पूर्व के आसपास की थी, तो इसमें काफ़ी अंतर है। चूँकि इस सभ्यता में यानी आरंभिक नगर जिसे 600 ईसा पूर्व के बात कर रहे हैं, वहाँ मृद भांड का प्रयोग किया गया था। इसके अलावा लोहे का बहुत व्यापक तौर पर प्रयोग किया गया था, परंतु हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे की जानकारी ही नहीं थी। ठीक है, इन नगरों में कई कार्य होते थे, बुनकरी का कार्य, शिल्पकार का कार्य, यह तो हड़प्पा सभ्यता में भी होता था, यह समानताएं हुई। परंतु जो शहर का नियोजन था वह आपको हड़प्पा सभ्यता में काफ़ी अच्छा था, और इस नगरीय सभ्यता में, जिसे हम द्वितीय नगरीय सभ्यता कहते हैं, वह शहर सुव्यवस्थित नहीं था। यह हम लोग सभी जानते हैं। आप जब हड़प्पा सभ्यता का वीडियो देखिएगा तो उसमें आप जानिएगा। महाजनपद की कुछ विशेषताएं बताएं, यह दूसरा क्वेश्चन है। तो महाजनपद की कुछ विशेषताएं यह है कि महाजनपद 600 ईसा पूर्व के समय उदित हुए महाजनपदों की संख्या 16 है, जिसमें दक्षिण का जनपद अस्मक है, जिसकी राजधानी पोटन या पाटन है। जितने भी महाजनपद हुए हैं सभी में लोहे का प्रयोग सामान्य तौर पर किया गया है। महाजनपदों की अपनी अपनी एक राजधानी होती थी, जैसे मगध की राजधानी उस समय राजगीर थी, बाद में जाकर पाटलिपुत्र बनी। महाजनपद के जो भी राजधानी होते थे वह किलेबंद होती थी। ये सारे आंसर आपको लिखने पड़ेंगे, चाहे वह 2 नंबर में आएगा तो थोड़ा सा शॉर्ट, और 5 नंबर का सवाल आएगा तो थोड़ा लंबा लिखना पड़ेगा। हर एक महाजनपद की राजधानी के साथ साथ वहाँ का अपना एक शासक होता था। कुछ 16 महाजनपदों में कुछ महाजनपद जो थे वहाँ गणों का शासन था, यानी सामूहिक रूप से लोग शासन करते थे, और अधिकांश जगह पर राजा का शासन था जो अपनी मंत्रिमंडल की सहायता से शासन किया करते थे। महाजनपदों में जैसे जैसे राजा का विस्तार हुआ, कुछ राजाओं ने अपनी अस्थायी सेना रखनी शुरू कर दी, जिसमें मगध सबसे प्रमुख था, और अस्थायी सेना के बल पर ही मगध का उत्कर्ष हुआ। परंतु अधिकांश महाजनपदों के पास अपनी अस्थायी सेना थी। अस्थायी सेना में जब आवश्यकता पड़ती थी तो कृषकों को सैनिक के रूप में प्रयोग किया जाता था। अगला सवाल है, साधारण नागरिकों के जीवन की पुनर्रचना के लिए इतिहासकार विभिन्न स्रोतों का प्रयोग किस प्रकार करते हैं, या किस प्रकार सामान्य लोगों का जीवन चित्रित करते हैं। तो सामान्य लोगों का जीवन चित्रित करने के लिए इतिहासकार को काफ़ी सावधानियां बरतनी पड़ती है। सबसे पहले तो उन्हें अभिलेखों के माध्यम से प्राप्त होता है जानकारी। जैसे अशोक के जितने भी अभिलेख मिले हैं उसमें उन्होंने कुछ अभिलेखों में स्पष्ट कहा है कि जनता की भलाई करनी है। इसके लिए उन्होंने कुछ पद भी सृजित किया था, जैसे धर्म महामात्र या धर्म महापात्र के पद सृजित किया था, ताकि वे लोग जनता के बीच जाकर जनता की भलाई कर सकें। इसके अलावा जो हमारा वैदिक साहित्य है इसमें भी सामान्य जनता के बारे में काफ़ी सारी जानकारी मिलती है। दक्षिण भारत में कर्नाटक के क्षेत्रों में जो भी और उत्तर भारत में भी जो भी साहित्य लिखे गए, चाहे वह आपका अर्थशास्त्र हो जो चाणक्य की सबसे सर्वोत्तम कृति है, इसके अलावा मेगास्थनीज की इंडिका है, ठीक है, चोल चेर पांड्य वंश के समय लिखे गए साहित्य हैं, उसमें भी सामान्य लोगों के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। और यहाँ पॉइंट वाइज आपको सारे उत्तर दिए गए हैं, हम आपको उसको समराइज करके बता रहे हैं। आप आराम से इसमें सारे उत्तर को पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ मूल बातें हम आपको बता रहे हैं जो आपको अपने आंसर में ज़रूर लिखना है। यहाँ है कि पांडे सरदार, ठीक है, और एक और यह जो सवाल है यह दानपत्र से संबंधित है, दोनों के बीच क्या अंतर था। तो पांडे सरदार जिसका नाम यहाँ दिया गया है, ठीक है, और गुप्त वंश के समय, जो गुप्त वंश में
एक राजा थे, उसकी पुत्री के बारे में यहाँ चर्चा की गई है। उसने एक ग्राम दान में दिया था। दोनों के बीच जो दान में राजा को जनता दान में देती थी, उसके बीच क्या समानताएं या समानताएं थी? समानताएं यह थी कि राजा को वही चीज़ दान में दिया जाता था जो उस क्षेत्र विशेष में आसानी से उपलब्ध थे, चाहे फूल हो, शहद हो, घास हो, बैठने के लिए आसन बनाने का बात हो, हाथी दांत हो, ये सारे चीज़ दिए जाते थे। परंतु इसमें पांडे सरदार को जो भी चीज़ें दान में दी गई, वो लोग बहुत, जब पांडे सरदार जंगल में जा रहा था तो जंगल के निवासियों ने जो भी दान में दिया, उसकी संख्या ज़्यादा थी बनिस्पत गुप्त सम्राट के समय। तो इसके बारे में यहाँ विस्तृत चर्चा की गई है। जो मेन क्वेश्चन है जो अक्सर ये पूछा जाता है, उसके बारे में मैं आपको बता दूं, और वह है मौर्य काल से। इसलिए मैं सीधे उसी क्वेश्चन पर आ रहा हूं। ठीक है, कभी कभी वह शॉर्ट 2 नंबर का भी पूछता है और 5 नंबर का भी पूछता है कि मौर्य प्रशासन के प्रमुख अभिलक्षणों की चर्चा कीजिए या मौर्य प्रशासन के बारे में बताएं, यह भी आपको पूछ सकता है। तो मौर्य प्रशासन के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह 2 नंबर और 5 नंबर दोनों तरह का सवाल पूछता है। तो मौर्य प्रशासन में जो प्रशासन का हेड होता था, प्रमुख होता था, वह निश्चित तौर पर राजा होता था। जो भी राजवंश आप देखेंगे, चाहे मौर्य वंश हो या हर्यंक वंश हो, कुषाण वंश हो, सभी में प्रशासन का हेड, मुखिया राजा ही होता था। उसके पास समस्त शक्तियाँ होती थी। राजा प्राय निरंकुश होता था, अर्थात उस पर किसी का नियंत्रण नहीं होता था, परंतु राजा पर नियंत्रण भी रखा जाता था। प्रशासन 2 भागों में बटा हुआ था, केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन। मौर्य काल में केंद्रीय प्रशासन में हमने आपको बताया कि सम्राट अपने मंत्रियों के माध्यम से शासन करता था। सम्राट स्वेच्छाचारी और निरंकुश था, परंतु उस पर अंकुश रखने के लिए उस पर मंत्रिमंडल का अंकुश रहता था और मंत्रिमंडल की बातों को मानता था। ऐसा नहीं था कि वह मानने के लिए बाध्य था, परंतु मंत्रिमंडल की बातों को वह मानता था, अच्छी बातों को वह जरूर मानता था। मंत्री परिषद का कार्य क्या था? मंत्री परिषद भी कई भागों में बटी हुई थी। जैसे सेना का अलग मंत्री था, सेनापति, नगर नागरिक मंत्री था। ठीक है, उसी प्रकार हर सेना में भी कई समितियां बटी हुई थी, 6 समितियों में बटी हुई थी, और उस समय सेना के बारे में भी चर्चा की गई है। तो मंत्री परिषद में सारे कार्य किए जाते थे, वहाँ उनके मंत्रियों द्वारा, मंत्रियों के विभाग बटे हुए थे। जैसे आज आप प्रशासन में देख लीजिए कि चाहे वह प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, वो अपने मंत्रिमंडल को विभिन्न विभाग बांटते हैं। उसी तरह उस समय भी मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद महत्वपूर्ण थी। न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च प्रधान राजा ही होता था, सम्राट ही होता था, चाहे वह जिस वंश का राजा हो। यहाँ मौर्य काल की बात की जा रही है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के वह समय चंद्रगुप्त मौर्य न्याय व्यवस्था का प्रधान था। इसके अलावा न्याय व्यवस्था में उसके नीचे कई जज होते थे जो नगर में फौजदारी और दीवानी मुकदमों का सुनवाई करते थे। साथ ही गांव में छोटे छोटे पंचायत स्तर पर भी छोटे मोटे समस्याओं का निपटारा किया जाता था। आज भी आप देखते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था जो चली आ रही है वह निश्चित रूप से मौर्य काल से ही चली आ रही है। इसके अलावा दीवानी न्यायालय अलग था, फौजदारी न्यायालय अलग था। सैनिक व्यवस्था के बारे में हमने आपको बताया कि मेगास्थनीज ने अपनी रचना जिसका नाम इंडिका है उसमें स्पष्ट लिखा है कि मौर्य वंश के पास विशाल सेना थी, जिसमें 6 लाख पैदल सैनिक थे। ठीक है, 30,000 अश्वारोही सैनिक थे, 9,000 हाथी थे और 8,000 रथ थे। यह चतुरंगनी सेना जिसे हम कहते हैं वह थी, अर्थात सेना काफ़ी विशाल थी। सेना के रखरखाव के लिए कई समितियां बनी हुई थी। पैदल सेना के रखरखाव के लिए अलग समिति थी, हाथी सेना के लिए अलग समिति थी। इसके अलावा सैनिकों के साजो सामान की आपूर्ति के लिए, उनके रसद की आपूर्ति के लिए अलग समिति निगरानी करती थी। यानी हरेक सेना के हरेक क्षेत्रों के हरेक व्यवस्था को देखने के लिए अलग अलग उप समितियों का गठन किया गया था, ताकि सेना सुचारू रूप से अपना कार्य कर सके। और साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण आधार सेना ही था। राजा के अधिकारियों के कार्य, राजा के कई सारे अधिकारी थे जिनके बारे में यहाँ चर्चा की गई है। यह सब्जेक्टिव में के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, ऑब्जेक्टिव के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे
मंत्री जिसे प्रधानमंत्री कहते थे या उसका विभाग था, ठीक है। सेनापति युद्ध विभाग का मंत्री था। समाहर्ता राजस्व विभाग का मंत्री था। सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष था। अक्सर यह पूछा जाता है कि कोषाध्यक्ष को मौर्य काल में क्या कहते थे, सन्निधाता। प्रदेष्टा जो फौजदारी न्यायालयों का न्यायाधीश को कहते थे। तो इस तरह आप यहाँ पर जितने भी नाम देख रहे हैं, या आपका जब आप लिखेंगे तो उसमें भी आप वर्णन कर सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इससे अक्सर पूछा जाता है। इसके अलावा प्रांतीय प्रशासन था। प्रांतीय प्रशासन में प्रांतों में राजा अपना प्रतिनिधि नियुक्त करता था, जो निश्चित रूप से राजा के करीबी होते थे। मौर्य वंश के सम्राटों के करीबी युवराज या उसके करीबी रिश्तेदार होते थे, जिनका कारण विभिन्न प्रांतों में शांति व्यवस्था बनाए रखना था। मौर्य काल में 5 प्रमुख प्रांत थे, जिसकी चर्चा पिछले कक्षा में हमने की थी। उत्तरापथ, दक्षिणापथ, ठीक है, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र और पाटलिपुत्र, ये 5 थे। और इन सभी में अलग अलग प्रांतपति थे, और इन पर राजा का प्रत्यक्ष नियंत्रण रहता था। कभी कभी नियंत्रण कम होने की स्थिति में वहाँ विद्रोह भी होता था। जैसे तक्षशिला का विद्रोह को दबाने के लिए अशोक जब राजकुमार था तो वह गया था। राजस्व प्रशासन से भी आप प्रशासन में राजस्व का भी वर्णन करना है आपको, जो यहाँ पर नहीं किया गया है। राजस्व के क्षेत्र में, क्योंकि किसी भी मौर्य साम्राज्य की रीढ़ राजस्व थी, राजस्व के क्षेत्र में कृषि उत्पादन से 1/4 या 1/6 हिस्सा उत्पादन के रूप में लिया जाता था। इसके अलावा अन्य कर लगाए जाते थे, जैसे व्यापार कर लगाए जाते थे। इन सभी चीज़ों से, यानी इन सभी करों से राजा की आमदनी होती थी। वनों के क्षेत्र से फल फूल कंद वगैरह इकट्ठा किए जाते थे। राज्य को कर नगद और फसल दोनों रूप में अदा किया जाता था। अगला क्वेश्चन है कि 20वीं शताब्दी के एक सुविख्यात आपके अभिलेख शास्त्री हैं, जिन्हें कहा जाता है डीसी सरकार। इन्होंने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत में जितने भी अभिलेख मिले हैं उसमें संस्कृति का जीवंत वर्णन किया गया है, यानी कोई भी अच्छा ऐसा पक्ष नहीं है जो उससे छूटा है। तो इसके बारे में यहाँ आंसर दिया गया है। इसमें आप जो भी अभिलेख देखें, चाहे वह अशोक के अभिलेख देखें, चाहे रुद्ररामन का जूनागढ़ अभिलेख देखें, सभी में अभिलेखों में निश्चित तौर पर कई बातों का जिक्र किया गया है। जैसे अशोक के अभिलेख में या फिर उसके अन्य शासकों के अभिलेख में आपको बराबर की पहाड़ी में गुफा लेख लिखा गया है, जिसमें गुफा क्यों दान किया गया इसके बारे में चर्चा की गई है। अशोक ने अपने अभिलेख में यह लिखा है कि उसने कलिंग युद्ध अपने शासन के 8वें वर्ष लड़ा था, और इस युद्ध में अपार जनधन की क्षति हुई थी, जिससे मर्माहत होकर आहत होकर उसने बौद्ध धर्म अपनाया और हिंसा का रास्ता छोड़ दिया। उसने धर्म महामंत्रों की नियुक्ति की जो जनता की सेवा कर सके। यह सारे पक्ष अशोक के अभिलेख से स्पष्ट होते हैं। एक और अभिलेख का जिक्र हमने बोर्ड पर किया है, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं। चूँकि यहाँ कहा गया है कि सभी पक्षों को छूती थी, वह था जूनागढ़ अभिलेख, जिसका शासक था रुद्रदामन या शक वंश का शासक था, काफ़ी प्रसिद्ध शासक था। इस अभिलेख में उसने अपने शासन उपलब्धियों का वर्णन किया गया है, लेकिन मूल रूप से उसमें सुदर्शन झील जो जूनागढ़ या सौराष्ट्र के क्षेत्र में था उसके बारे में चर्चा की गई है। सुदर्शन झील सिंचाई के लिए बहुत ही उपयोगी झील था। यह एक विदेशी शासक था, यानी पश्चिमोत्तर भारत से होते हुए भारत के क्षेत्रों में आया था और सौराष्ट्र के क्षेत्रों में शासन करता था। इसके बावजूद उसने विशुद्ध संस्कृत भाषा में यह अभिलेख लिखवाया था। जूनागढ़ अभिलेख को रुद्रदामन के मंत्री, जिसका नाम सुविशाख था, हमने यहाँ लिखा है शासक और उसके मंत्री का नाम। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछता है, और यह कंपटीशन में भी पूछा जाता है, चाहे बीपीएससी हो या एसएससी हो या अन्य कंपटीशन हो। रुद्रदामन के महामंत्री सुविशाख ने, चूंकि सुदर्शन झील टूट गई थी, उसका पुनर्निर्माण किया गया था, और साथ ही उस अभिलेख में यह वर्णन किया गया है कि सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में, जो लगभग 321 ईसा पूर्व से आरंभ होता है और इसका शासनकाल 150 से 130 ईस्वी है, यानी दोनों शासनकाल के बीच करीब 300 सालों का अंतर है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री पुष्यगुप्त ने
उस क्षेत्र में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था ताकि सिंचाई अच्छे से हो सके, उपज में वृद्धि हो सके। बाद में अशोक के समय वो झील की मरम्मत उसके महामंत्री तुषाप ने की थी और इन दोनों शासकों का वर्णन रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में सुविशाख ने किया था। आगे चलकर जब गुप्त वंश का शासन आया तो उसमें गुप्त वंश के स्कंदगुप्त शासक के समय चक्रपालित जो उसका मंत्री था, जूनागढ़ अभिलेख गुप्त वंश का भी एक महत्वपूर्ण अभिलेख है, उसमें उसने भी यह लिखा, इन तीनों शासकों और उसके मंत्रियों का जिक्र करते हुए लिखा कि उस समय भी यह झील टूट गई थी और उसकी मरम्मत स्कंदगुप्त के महामंत्री या उस क्षेत्र के जो भी प्रांतीय गवर्नर जिनका नाम चक्रपालित था उसने करवाया था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछा जाता है। तो अभिलेखों में आपने, जैसे हमने अभी आपको बताया, इस अभिलेख में आपको सिंचाई के बारे में मिला। अशोक के अभिलेखों में आपको बताया गया कि किस प्रकार जनता की या शासक अपने प्रजा के साथ व्यवहार करे। इसके अलावा कनिष्क के भी अभिलेख हैं। ये सारे अभिलेखों से सारी बातों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। साथ ही तमिल और तेलुगु साहित्य में भी अभिलेखों की जानकारी प्राप्त होती है। इसमें एक पॉइंट छूट गया है कि मौर्य वंश के बाद कई वंशों का शासन आया। कभी कभी यह क्वेश्चन पूछ देता है कि उत्तर मौर्य वंश के राजवंशों का वर्णन करें, तो इसमें आपको लिखना होगा कि मौर्य वंश के पतन के बाद शुंग वंश का शासन आया, कण्व वंश का शासन आया, पश्चिमोत्तर भारत में हिंद पार्थियनों ने शासन किया, उसके बाद कुषाण वंश का शासक आया, साथ ही शकों ने शासन किया, दक्षिण भारत में चोल चेर पांडवों ने शासन किया और अंत में फिर चंद्रगुप्त, माफ कीजिएगा, गुप्त वंश का शासन आया। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है, परंतु चंद्रगुप्त प्रथम उसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम के समय 319 ईस्वी से उस शासनकाल शुरू हुआ और गुप्त वंश को भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। कुछ लोग गुप्त वंश को स्वर्णयुग के नाम से भी कहते हैं, जिसमें कई शासक हुए, जैसे समुद्रगुप्त हुआ जिसके बारे में हमने बताया कि उसे बीना बजाते हुए दिखाया गया है। गुप्त वंश की भी काफ़ी सारी उपलब्धियां थी जिससे भी आपको सवाल पूछे जाएंगे। वर्णित काल में, यानी जो आपका 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच है, कृषि के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन आए इसके बारे में हमने आपको बता दिया है कि लोहे का प्रयोग किया जाने लगा। यहाँ सारा पॉइंट वाइज लिखा गया है, मैं आपको थोड़ा सा डील कर रहा हूँ। लोहे का प्रयोग किया जाने लगा जिससे कृषि उत्पादकता बढ़ी, सिंचाई के लिए नहरों का, झीलों का, तालाबों का निर्माण किया गया, अधिक से अधिक नए क्षेत्र को नए कृषि योग्य बनाने का प्रयास किया गया। तो ये सारे प्रश्न आपके सब्जेक्टिव में 2 नंबर और 5 नंबर के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ आप समझ गए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया गया है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी संभावित दिया गया है। और यह जो लिंक आप देख रहे हैं http. इस लिंक को आप माध्यम से आप स्वयं का टेस्ट भी कर सकते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज दिया गया है जिसमें आप ऊपर जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अलावा अन्य ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं, आप अपने स्वयं का टेस्ट कर सकते हैं कि आप स्वयं जांच करके यह जान सकते हैं कि आपको कितने अंक प्राप्त हुए हैं। ये सारी सुविधाएं गया गाइडेंस प्रोग्राम आपको प्रदान कर रही है ताकि 12th के परीक्षा में आप अधिक से अधिक अंक ला सकें। और यह सभी विषय में सामान्य रूप से चल रहा है, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो या साइंस के मैथ सब्जेक्ट हो, आर्ट सब्जेक्ट हो। तो इस प्रकार आज यह 2nd चैप्टर एंड हो गया जिसमें विभिन्न प्रश्नों को हमने आपको समझाया। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।